नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत की धरती जहां महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, भारत की धरती जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, और इन सबसे परे हटकर, इन सबसे अलग हटकर अगर आज के आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की बात करूं तो तमाम राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में जो बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, उसमें हमने देखा कि चुनाव की घोषणा से पहले कैसे, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए गठबंधन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव हो, ये तमाम लोग बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। देश की लोकतांत्रिक परंपरा में किसी भी राज्य में चुनाव हो या पूरे देश का लोकसभा चुनाव हो, महिला मतदाताओं को लुभाने की हर तरीके से कोशिश की जाती है। और ऐसे देश में महिला पत्रकारों का ऐसा अपमान, ऐसे देश में महिला पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक, ये अपने आप में हम सबको झकझोर देने वाली खबर है। लेकिन इस खबर को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, खबर के एक एक तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। अंतिम फैसला आप कीजिएगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या भारत की धरती पर एक विदेशी मेहमान द्वारा जो भारत के महिला पत्रकारों का अपमान किया है, उसकी वजह क्या थी? क्या भारत की नरेंद्र मोदी सरकार उसको रोक सकती थी? और इससे भी बड़ा सवाल है कि देश के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ काम कर चुके हैं, अगर वो सुषमा स्वराज आज जीवित होती, भारत की विदेश मंत्री होती, तो क्या कोई विदेशी मेहमान भारत की महिला पत्रकारों का अपमान कर सकता था? ये वो तमाम सवाल है जिन तमाम सवालों के जवाबों को तलाशना, ढूंढना बहुत जरूरी है। और यहीं पर मोदी सरकार का रवैया भी निकलकर सामने आ जाता है कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सरकार महत्वपूर्ण मसलों पर, महत्वपूर्ण मौकों पर अड़ नहीं पाती, लड़ नहीं पाती। क्या इतना झुककर विदेश नीति को लागू करना सही है, जबकि आप लगातार विदेश नीति के मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं? खैर, यह विदेश नीति का सवाल नहीं, ये मोदी सरकार की महिलाओं के प्रति नीति का भी सवाल नहीं, ये सीधा सीधा सवाल देश की आधी आबादी के अपमान का सवाल है, महिला पत्रकारों के अपमान का सवाल है। और कैसे हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये तमाम चीजें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले एक अपील, एक आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर मेंबर के तौर पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। और अब आते हैं आज की खबर पर। अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के, जी हां, अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी गुरुवार को एक हफ्ते की यात्रा पर भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे। तालिबान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे? अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बहुत मधुर रहे। अफगानिस्तान के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। लेकिन तालिबान के साथ, तालिबान का जो पहला कार्यकाल था, कंधार हाईजैक, और जिस तरह से उसको कंधार में उतारा गया था, जो भारत से जो प्लेन हाईजैक किया गया था भारत का, उसके बाद भारत और तालिबान के रिश्ते लगभग तल्खी रहे। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत भी तालिबानी अफगानिस्तान के नजदीक जा रहा है, और पाकिस्तान और अमेरिका से परेशान अफगानिस्तानी तालिबान भी भारत के नजदीक आ रहा है। तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान में सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी गुरुवार को अपनी पहली भारत यात्रा प्रदेश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। और चूंकि संयुक्त राष्ट्र ने उन पर यात्रा का प्रतिबंध लगा रखा था, तो इस प्रतिबंध को भी ढील देने में, इस प्रतिबंध को हटाने में भी भारत ने अपनी ताकत का, अपनी राजनयिक और अपनी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन पर से वो यात्रा का जो प्रतिबंध था वो हटा, और वो भारत यात्रा पर, 7 दिनों की भारत यात्रा पर आए। उन्होंने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी हुई, और इसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी। भारत ने काबुल में अपने मिशन को एम्बेसी स्तर तक अपग्रेड करने का फैसला किया। मानवीय सहायता में इजाफा करने की बात कही गई। 20 एम्बुलेंस, जिनमें से प्रतीक के रूप में कुछ एम्बुलेंस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को सौंपा। कल खाद्य सामग्री, एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें अफगानिस्तान को सौंपी। अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा की सुविधा बढ़ाई गई। खेल, हवाई संपर्क और आतंकवाद रोधी सहयोग पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान ने भारत को खनन
अवसरों में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। तो भारत अफगानिस्तान दोस्ती का यह नया अध्याय ये पाकिस्तान के लिए चिंता का सबब है, ऐसा कहा गया। ये अमेरिका के लिए चिंता का सबब है, ऐसा कहा गया। तो द्विपक्षीय व्यापार की बात हो, मानवीय सहायता की बात हो, सुरक्षा सहयोग की बात हो, और अफगानिस्तान ने इसके साथ ही यह भी क्लियर कर दिया, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने, कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी सूरत में भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की ने भारत की धरती पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री न देने ने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, एक बड़ा हंगामा कह सकते हैं कि बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली, उसकी बजाय जो हेडलाइन बन गया वो यही रह गया कि महिला पत्रकारों की गैर मौजूदगी। महिला पत्रकारों को क्यों नहीं जाने दिया गया, महिला पत्रकारों को की एंट्री क्यों बंद कर दी गई। और तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो ध्यान रखिए अफगानिस्तान के दूतावास में हुई थी, लेकिन वो देश की राजधानी दिल्ली की धरती पर हुई थी, और वहां पर महिला पत्रकारों को बैन करने के बाद से ही एक हंगामा, एक बड़ा बवाल खड़ा। और यह पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत तो खराब थी, अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति तो दयनीय है ही। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद एक एक करके महिलाओं की स्वतंत्रता को छीन लिया गया, उन पर कई तरह की सख्त पाबंदियां लगा दी गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने लैंगिक रंगभेद तक करार दिया अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के व्यवहार को लेकर, उनके रवैये को लेकर। बल्कि आलोचना यहां तक की जाती है कि पिछले महीने अफगानिस्तान में जब एक सप्ताह के भीतर तीसरा भूकंप आया, जिसमें 2200 यानी 2200 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, उसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ा, जो मलबे में फंसी रही, क्योंकि तालिबान द्वारा लागू सख्त नियमों के कारण पुरुष बचाव कर्मियों को महिलाओं को छूने की मनाही थी। कई महिला पीड़ितों को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक महिला बचाव कर्मी नहीं आई, जो तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा और काम पर प्रतिबंध के कारण बहुत कम थी। स्कूल कॉलेज की शिक्षाओं से उनको वंचित किया जा रहा है। खैर, ये अफगानिस्तान का अपना मामला है, भारत उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है, उनको नसीहत दे सकता है। यूनेस्को की रिपोर्ट बताती कि 11 लाख से अधिक लड़कियां अफगानिस्तान में स्कूली शिक्षा से वंचित है, तो यह नसीहत भारत जरूर दे सकता है। एक मित्र देश होने के नाते अफगानिस्तान पर दबाव भी डाला जाना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के और खासतौर से महिला अधिकारों के सबसे बड़े संरक्षक के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें महिला पत्रकारों की एंट्री उन्होंने बैन कर दी, और यह अपने आप में एक अपमानजनक व्यवहार था। कम से कम भारत सरकार को इस पर निश्चित तौर पर विरोध जताना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में आयोजित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, और यह कार्यक्रम पूरी तरह से अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से आयोजित किया गया था। बात तो सही है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, तो अफगानिस्तान के दूतावास की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया होगा। लेकिन क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी कि महिला पत्रकारों की एंट्री वहां बैन कर दी गई है? और अगर जानकारी थी तो कूटनीतिक स्तर पर निश्चित तौर पर दबाव डालना चाहिए कि तालिबान की धरती नहीं है ये, तालिबान में भी आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वो गलत है, लेकिन कम से कम भारत की धरती पर आकर इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, हमारी आधी आबादी का अपमान मत कीजिए। और यहां फिर वही सवाल उठ रहा है कि क्या अगर पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जीवित रहती तो क्या महिला पत्रकारों का इस तरह का अपमान होता? और फिर वहां मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरुष पत्रकारों ने क्यों नहीं विरोध जताया, क्यों नहीं उन्होंने इस पर हंगामा किया, क्यों नहीं उन्होंने प्रतीकात्मक ही विरोध जताया? विदेश मंत्रालय को कवर करने वाले लंबे समय तक और भारत की धरती पर विदेशी दूतावास को कवर करने वाले, विदेश संबंधों को कवर करने वाले और विदेश के ज्यादातर देशों का दौरा करके वहां भी भारत और विदेश संबंधों के एक एक घटना को पिछले कई दशकों से कवर करने वाले उमा शंकर सिंह, जो कि स्वतंत्र पत्रकार है, लंबे अरसे तक वो एनडीटीवी में रहे, उन्होंने इस पूरी घटना पर क्या लिखा एक्स पर पोस्ट करके वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है। उन्होंने लिखा, एक पाती
भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है, कदम बढ़ाए हैं, तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान दशकों तक तालिबान की आड़ में अफगानिस्तान में भारत को निशाना बनाता रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान को भी यह बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान का तालिबान कैसे अफगानिस्तान को रूल करने की कोशिश कर रहा है। अफगान तालिबान का तालिबान के पाकिस्तानी हुक्मरानों से एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तालिबान और अफगानिस्तान को दशकों से और नजदीक से कवर करने वाले ये जानते हैं कि तालिबान के बूते अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जनरल मिर्जा असलम बेग और आईएसआई चीफ हामिद गुल के कंसेप्ट को तोड़ना जरूरी था। इस लिहाज से काबुल की दूसरी तालिबानी सरकार को साथ लेने की कोशिश रणनीतिक लिहाज से काबिले तारीफ है। भारत से ऐसा सत्कार पाकर तालिबान की सरकार भी फूले नहीं समा रही। भारत की सरकार दुनिया में इतनी बड़ी और मजबूत है कि उसे तालिबान की सरकार के साथ डील करते हुए अफगानिस्तान की आधी आबादी, गौर कीजिएगा, अफगानिस्तान की आधी आबादी को लेकर कुछ शर्तें जरूर रखनी चाहिए थी। यानी अफगानिस्तान में जो महिलाओं की हालत है उसमें सुधार की कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, शायद रखा भी हो। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात भी दोहराई हो, ऐसे आग्रहों के प्रति कोई शक नहीं। लेकिन भारत में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें भारत की महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया जाता है। बेशक वो नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के भीतर हुआ हो, तो अफगानिस्तान की सरकार को इसे लेकर पीएमओ की तरफ से एक संदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम कर रही है। उसे तालिबानी सरकार को भी यह समझाने की जरूरत है कि आधी आबादी को दरकिनार कर वह जगत नहीं जीत सकता है। यानी सीधे सीधे लंबे अरसे तक विदेश नीति को कवर करने वाले, विदेश संबंधों को कवर करने वाले, विदेश मंत्रालयों को कवर करने वाले, अलग अलग देशों के साथ भारत के संबंधों पर गहराई से नजर रखने वाले उमाशंकर सिंह का मानना है कि आज की तारीख में भारत इस स्थिति में था कि वो अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की नसीहत अफगानिस्तान को दे सकता था। लेकिन वो नसीहत दी या नहीं दी, हो सकता है दी हो, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की धरती पर, उसमें महिला पत्रकारों की एंट्री बैन कर दी। ये भारत की साख पर धब्बा है। निश्चित तौर पर भारत सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर कुछ लिखा और उन्होंने भी सीधे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टैग करके लिखा उन्होंने, प्लीज क्लेरिफाई योर पोजीशन ऑन द रिमूवल ऑफ फीमेल जर्नलिस्ट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तालिबान ऑन हिज विजिट टू इंडिया। इफ योर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वुमेन्स राइट is not just convenient posturing from one election to other, then how has this insult to some of India's most competent women been allowed in our country, a country whose women are its backbone and its pride? लेकिन यह सवाल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नहीं है। यह सवाल देश की महिला पत्रकारों का भी नहीं है और यह सवाल उन पुरुष पत्रकारों का भी नहीं है जिन्होंने अपने महिला पत्रकारों का साथ देते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर बाहर नहीं आ गए। यह सवाल उन सबका नहीं है। यह सवाल भारत की साख का है, भारत की वैश्विक साख का है। शीत युद्ध के जमाने से लेकर अब तक भारत अपने आप को कूटनीतिक देशों की श्रेणी में रखता रहा। रूस यूक्रेन के लड़ाई के दौर में भी भारत ने हमेशा शांति की वकालत की। ये बात सही है कि अफगानिस्तान से संबंध सुधारना कहीं ना कहीं वक्त की जरूरत है और इस वक्त अफगानिस्तान को अपने पाले में बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा कि उमाशंकर सिंह ने कहा, भारत इतना मजबूत देश है, इतना प्रभावशाली देश है, दुनिया में इतनी बड़ी साख है, हमें तालिबान सरकार को उनके रवैये में बदलाव लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन दिल्ली की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा महिला पत्रकारों की एंट्री को रोक दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं ये प्रोसेस रुकता हुआ नजर आ रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की साख भी प्रभावित हो रही है। उम्मीद करता हूं कि कई दिनों तक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत सरकार थोड़ा सा हस्तक्षेप करके उनको बनाने और समझाने की कोशिश करे कि आप एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए जिसमें महिला पत्रकारों की भी एंट्री हो। क्यों? क्योंकि ये भारत की साख का और आपकी साख का भी सवाल है। आपके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं महिलाओं को लेकर, उन आरोपों से आपको बाहर निकलना होगा। और वैसे भी अगर आपको अपने भी देश में लंबे समय तक राज करना है, हुकूमत करनी है, तो क्या अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी महिलाओं का अपमान करके या महिलाओं को अलग थलग करके
तालिबान कब तक अफगानिस्तान की धरती पर भी राज कर सकता है। कूटनीतिक स्तर पर ये चीजें बताने और ये चीजें समझाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल तो एक बड़ा झटका, एक बड़ा धक्का लग ही गया है। आप तमाम लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आज सुषमा स्वराज जी जीवित होती तो क्या भारत की धरती पर महिला पत्रकारों का ऐसा अपमान हो पाता। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस वीडियो के बारे में, इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।